स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उनका भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर क्या विचार था, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ण व्यवस्था पर उनका विचार और जाति व्यवस्था पर उनका विचार इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अलग था, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारा पिछला वीडियो अंबेडकर से संबंधित आ चुका है, तो अब आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भीमराव अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था पर विचार क्या था, इसके बारे में। भीमराव अंबेडकर का मानना है कि वर्ण व्यवस्था जो है उसके लिए मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद और मनुस्मृति दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसके अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्णित है। कहाँ पे वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि महान पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, जबकि भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और दोनों जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र प्रकट हुए हैं। साथ ही साथ उनका जो कार्य है वो कर्म पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे और क्षत्रिय जो है वो राजकाज और वैश्य आर्थिक गतिविधि और शूद्र जो है इन तीनों वर्णों का क्या करता था, सेवा करना इसमें बतलाया गया है। तो इसमें है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? ये कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर। कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर। तो अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और बताया है कि शूद्र वर्ण के सदस्य के सामाजिक अन्याय और भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए मुख्य रूप से ये चतुष्वर्ण की व्यवस्था करने वाला मनुस्मृति ही जिम्मेदार है। अंबेडकर के अनुसार यह वर्ण व्यवस्था न सिर्फ अवैज्ञानिक है बल्कि क्या है, अन्यायकारी भी है। आगे ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में ऐसा मैंने सुना है कि ये कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? कर्म पर आधारित है। तो अंबेडकर कहते हैं कि यदि वो वैसा ही बना रहता और समय के साथ इसमें जन्म आधारित ना होता तो संभवतः वर्तमान समय में भारत की स्थिति जो है वैसी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता और केवल जातिवाद को छोड़ करके क्या अन्य विषय पर चर्चा हो रही होती। आगे जानते हैं, अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था न सिर्फ भारतीय समाज की प्रगति उन्नति को अवरुद्ध करता है बल्कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करता है और सामाजिक अन्याय को भी बढ़ावा देता है। भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति की कटु आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मनु समाज में 3 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तुलना में शूद्र को उनकी सेवा के रूप में निम्न स्थान प्राप्त किया गया। साथ ही साथ शूद्रों को अपनी रक्षा की दृष्टि से उचित साधनों से वंचित कर दिया गया। शूद्र अपनी रक्षा करने की अधिकार और साधन उनके पास नहीं था। ये तीनों वर्णों के अन्याय का शिकार होने के लिए बाध्य थे। कौन? शूद्र। तीनों वर्णों के अन्याय का शिकार होने के लिए क्या थे? बाध्य थे। आगे मनु पर टिप्पणी करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि समस्त व्यवस्था जो है शूद्रों को यनकेन प्रकरण जो है वो दास बनाने की है। इस पे ये कथन जो है वो एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऋग्वेद तथा मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए ये बताते हैं कि आर्यों की मूल सामाजिक व्यवस्था में शूद्र वर्ण का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें आर्यों के जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है शूद्र का। इसके अनुसार प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद के समय में ये चौथा वर्ण जो है शूद्र वो जुड़ा है।
आगे देखते हैं, चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ऋग्वेद का दूसरे से लेकर के 9वें मंडल ये जो है वो प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल तो बाद में जोड़ा गया है। अर्थात 10वां मंडल का पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मूल भाग नहीं है, बल्कि बाद के समय में ये धर्माचार्यों द्वारा जोड़ा गया है। आगे ये कहते हैं कि आर्य सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 3 ही वर्ण थे। आर्य सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 3 ही वर्ण थे एवं शूद्र क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। शूद्र किस में से संबंधित थे? वो क्षत्रिय से संबंधित थे, वैश्य से या ब्राह्मण से नहीं संबंधित थे। ब्राह्मणों ने इस क्षत्रिय वर्ण को पराजित किया और इस पराजित वर्ण जो है, पराजित क्षत्रिय वर्ण है, उसको शूद्र वर्ण के रूप में परिवर्तित कर दिया और इसे वैधानिक बनाने के लिए इसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया और ये बताया गया कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था को हमने नहीं बनाया है। ब्राह्मणों ने कहा कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया है, जबकि लेकिन ये किसने बनाया है? ये ईश्वर ने बनाया है। आगे अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र मात्र था, जिसने शूद्रों को अस्थायी रूप से आधार विहीन और साधन विहीन स्थिति में ला दिया। इसके लिए ये कहते हैं कि शूद्रों के उद्धार के लिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना अति आवश्यक है। जब शूद्रों का अगर उद्धार करना है तो उसके लिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए शूद्रों को भी क्या पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब जानते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर के जाति व्यवस्था से संबंधित उनके विचार। उनका जाति व्यवस्था से पर क्या क्या विचार थे, ये हम लोग जानेंगे। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता तो समाप्त हो चुकी है और जाति व्यवस्था में बदल चुका है। वर्ण व्यवस्था अब किस में परिवर्तित हो चुका है? जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुका है। तो पहले यह त्वचा के रंग के आधार पर था, लेकिन अब बाद में यह जन्म के आधार पर बन गया है। जाति की वर्ण किस पे आधारित था? तो ये त्वचा के रंग पे आधारित था या कर्म पर आधारित था, लेकिन अब जब जाति में परिवर्तित हुआ तो ये किस पे आधारित हुआ? जन्म पर आधारित हो गया। तो अंबेडकर कहते हैं कि जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक कठोरतम रूप है। जाति व्यवस्था जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का एक कठोरतम रूप है, जिसमें गतिशीलता संभव नहीं है। ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म और हिंदू सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है, वह पूर्णतः किस पे आधारित है? असमानता और अन्याय से ग्रसित एक संस्था है। जाति व्यवस्था के बारे में इनका विचार क्या था कि जाति व्यवस्था जो है उसका मूल आधार क्या है? असमानता और अन्याय से ग्रसित एक संस्था है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का विनाश इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है जाति व्यवस्था का, या यह व्यवस्था कैसे बना, इस पर गहन और सूक्ष्म विश्लेषण किया है। तो ये इनकी सबसे बढ़िया बुक है, जाति व्यवस्था का विनाश। इसमें जाति व्यवस्था से संबंधित सभी पर गहन विश्लेषण इन्होंने किया है। आगे देखते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं कि जब जाति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तब यह स्थापित करना कठिन था कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि शासक वर्ग जो है वो अपनी सुविधा के लिए जाति नामक एक संस्था का सफल प्रशासन की ओर ले गए। जाति नामक एक संस्था का उन्होंने बनाया और उसे सफल प्रशासन की ओर ले गए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति या स्थापना के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि धार्मिक सिद्धांत या जैविकीय सिद्धांत या सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत। जैसे कि धार्मिक सिद्धांतों में ऐसा कहा गया है कि जो महान पुरुष ब्रह्मा है, उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र बने हैं।
ये वर्ण व्यवस्था है। जबकि जैविकीय सिद्धांत में यह दावा किया गया है कि वर्ण व्यवस्था रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण पर आधारित है। और सामाजिक ऐतिहासिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो आर्यों से पहले भारत में अन्य समुदाय के लोग जैसे कि मंगलायड, द्रविडियन और अस्ट्रोलाइट रहते थे। तो इनके अनुसार जब आर्य भारत में आए तो आर्य का संपर्क द्रविडियन और अस्ट्रोलाइट के साथ हुआ और आर्यों ने यहाँ स्थानीय लोगों को युद्ध में पराजित किया। साथ ही यहाँ के आर्यों ने जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया और यहाँ के मूल निवासियों को उत्तर भारत के दक्षिण में जंगलों और पहाड़ों में धकेल दिया। और आर्यों ने भारत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सबसे पहले कार्यों के आधार पर अपने समाज को संगठित किया और आर्य जो है ये अपने समाज को 3 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला तो राजायन नामक एक योद्धा था जो बाद में अपना नाम जो है वो क्षत्रिय में बदल लिया। दूसरा ब्राह्मण जो पुजारी था और तीसरा समूह के अंतर्गत कारीगर और किसान आते थे। तो आर्यों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक आर्थिक योग्यता निर्धारण की जो कि सिर्फ उन्हें पुजारी, योद्धा और समाज के व्यवसायी होने का इजाजत देती थी। तो अंबेडकर के अनुसार वर्तमान जो जाति व्यवस्था है उसके विकास के लिए कई और कारण जिम्मेदार रहे हैं उसके बारे में बताए हैं। तो ये कौन कौन से कारक हैं ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं ये वंशानुगत व्यवसाय जाति व्यवस्था के जो विकास के लिए उत्तरदायी है वो क्या होता है। वंशानुगत व्यवसाय ब्राह्मणों की स्वयं को शुद्ध रखने की इच्छा और राज्य के कठोर एवं एकात्मक नियंत्रण में कमी। वही अवतारवाद और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखना जाति को बढ़ावा देता है और भारतीय प्रौद्योगिकी का भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ हिंदू समाज का स्थिर प्रकृति। तो इन कारकों के समय समय पर छोटे छोटे अंतर के आधार पर छोटे छोटे समूहों के गठन को बढ़ावा दिया। इन सारे कारकों ने क्या किया कि छोटे छोटे समूहों के गठन को बनाने में इसने बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जाति की उत्पत्ति जो है वो अंतर्विवाह की प्रथा से हुई है, यानी कि अपने ही जाति में शादी करना, इसी से क्या हुआ है जाति की उत्पत्ति हुई है। और ये किस लिए होता है वर्णों की यानी कि रक्त की शुद्धता के लिए क्या किया जाता, अपनी ही जाति में शादी किया जाता, ऐसा वे मानते थे। आगे कहते हैं कि जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे अंबेडकर। जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अब आगे इन्होंने जाति के कुछ अवगुण भी बताए हैं, उसे भी हम लोग जान लेंगे। कौन कौन से अवगुण बताए हैं तो जाति व्यवस्था के इन्होंने अवगुण बताया। पहला बताया है कि यह श्रमिकों का विभाजन करती है। जाति व्यवस्था श्रमिकों का विभाजन करती है, व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, बुद्धि को शारीरिक श्रम के असंबद्ध करती है, महान उद्देश्यों का पोषण करने के श्रमिकों के अधिकार से उन्हें वंचित एवं क्या करती निरुद्ध करती है और जाति गतिशीलता पर ये रोक लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे अंबेडकर और गांधी जी का जो जाति व्यवस्था पर विचार था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही समानता और न्याय के आधार पर दलितों की दशा को सुधारने के लिए कटिबद्ध थे। फिर भी उनके बीच में कुछ न कुछ दूरियां बनी रही। तो इनके बीच में जो मतभेद था उन्हें हम 3 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है
कि महात्मा गांधी यह मानते थे कि हिंदू समाज को विघटन का मुख्य कारण जाति व्यवस्था है, न कि वर्ण व्यवस्था। जो महात्मा गांधी हैं वो मानते थे कि हिंदू सामाजिक विघटन का मुख्य कारण जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ जाति व्यवस्था पर उनका विरोध था। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार जो है वो व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है, उनके व्यक्ति के गुण तथा कर्म से है। यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने गुणों को बदलकर अपने वर्ण को बदल सकता है। ऐसा वर्ण व्यवस्था में ऐसा पाया जाता है कि जो भी जैसा कर्म होगा वैसा उसका वर्ण हो जाएगा। यानी पूजा पाठ जो कराते हैं लोग वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो ब्राह्मण कहलाने लगेंगे। लेकिन दूसरी ओर अंबेडकर का यह मानना था कि भारत में सामाजिक अन्याय तथा सामाजिक असमानता का मुख्य कारण जो है वो वर्ण विभाजन है। यदि वर्ण ही नहीं होता है, यदि वर्ण व्यवस्था न होता तो जाति व्यवस्था का भी विकास नहीं हो पाता। इसलिए जाति व्यवस्था का तब तक वो वर्ण विभाजन को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक दलित जातियों के अमानवीय स्थिति को से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता है। इसलिए ये वर्ण को ही खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था होगा तभी जाति व्यवस्था आई। यानी दोनों को ये खत्म करना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी क्या है, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने चाहते हैं लेकिन जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। अंबेडकर दोनों का विरोध करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी यह मानते हैं कि अनुवांशिक पेशे से व्यक्ति को अपने व्यवसाय का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जो परंपरागत तौर पे जो हमारा व्यवसाय होता है वो अगर सीखा जाए तो व्यक्ति अपने व्यवसाय में उस व्यवसाय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे लोहार का बच्चा लोहार का जो काम है वो अच्छे से समझ सकता है, जबकि सुनार का बच्चा सुनार के जो काम है वो अच्छे से समझ सकता है। जिससे क्या होगा कि समाज में बेरोजगारी नहीं फैलेगी। लेकिन इसके विपरीत अंबेडकर कहते हैं, इनका मानना था कि जब तक दलित जातियों को उनके अनुवांशिक व्यवसाय से मुक्ति नहीं मिलती तब तक न तो उनके प्रति दूसरे जातियों की लोगों के विचार में परिवर्तन होगा और न ही स्वयं दलित जो जाति है वो अपना विकास करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि लोहार के बच्चे अगर लोहारी का काम सीख लेते हैं तो उनको क्या मिलता है, उन्हें व्यवसाय में आगे बढ़ने का वो क्षमता मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो शूद्र है, शूद्र का काम जो होता है वो अगर अनुवांशिक अपनाया जाए तो शूद्रों को अपने अनुवांशिक व्यवसाय से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे जानते हैं। तो गांधी जी का विश्वास था कि हिंदू सामाजिक संरचना में रहते हुए दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार किया जा सकता है। हिंदू सामाजिक संरचना में रहते हुए दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार किया जा सकता है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि दलित जातियों के प्रति उच्च जातियों की मनोवृत्तियां, उच्च जाति की मनोवृत्तियां जो है इतनी भेदभावपूर्ण बन चुकी हैं कि जब तक दलित जातियों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता तब तक उनकी शक्ति में वृद्धि होना संभव नहीं है। ये अंबेडकर और यहाँ गांधी में ये मतभेद था कि ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाए रखते हुए दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, वो भेदभावपूर्ण मानसिकता बन चुकी है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।